हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम हमारी जो ईपीएफओ 2020 की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके दूसरे टेस्ट की बात करेंगे। ये टेस्ट आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं और यहाँ पे आपका जो ईपीएफओ का 9 पॉइंट सिलेबस है उसके 8 पॉइंट्स को कवर किया जा रहा है क्वांट को छोड़ के। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और हर बार कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारा यूपीएससी ईपीएफओ की एग्ज़ाम के लिए पेड ग्रुप चल रहा है जिसको आप ज्वाइन करके इसकी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेक्शनल जो टेस्ट सीरीज़ है वो मिलेगी, कंप्लीट आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 10। इसके अलावा पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा और ये जो फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है इसके जो पीडीएफ है और इसका जो मटेरियल है वो भी आपको उसी पेड ग्रुप में मिलेगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर हियर। इसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए। चलिए अब पहले प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं। जो प्रश्न आता है वो इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है और प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन जो गोल्ड कॉइन्स हैं, जो इंडियन सोवरिन जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनके बारे में प्रश्न ये बोल रहा है कि इन कॉइन्स को इशू कौन करता है। गवर्नमेंट कंपनी है और उसका नाम है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या ये जो इंडियन सोवरेन गोल्ड कॉइन्स है ये उसके द्वारा जो इशू है किए जाते हैं? तो ये बात सही है। देन सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि ये गोल्ड कॉइन्स जो है इनको फिएट मनी माना जाता है, इनको लीगल टेंडर माना जाता है। क्या ये बात सही है? ये बात गलत है। ये एक फिएट मनी नहीं है। और ये भी कह रहा है प्रश्न की फिएट मनी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको इशू किया जाता है अंडर द पावर्स ऑफ कॉइनेज एक्ट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। न तो ये पावर्स ऑफ कॉइनेज एक्ट के अंडर इशू किया जाता है और न ही ये एक फिएट मनी है। अब चूंकि ये एक फिएट मनी नहीं है तो ये एक लीगल टेंडर भी नहीं हो सकता जैसे हम हमारी इंडियन करेंसी को यूज करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फिर थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इंडियन सोवरेन गोल्ड कॉइन्स आर इशूड इन 2019। क्या ये 2019 से शुरू हुए हैं या आप ये कह सकते हैं इशू करना? ये बात गलत है। 2015 की जो कॉइन्स है वहाँ पे आपको मिलेंगी इंडियन सोवरेन गोल्ड कॉइन्स। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। देन फोर्थ स्टेटमेंट आता है कि इंडियन सोवरेन गोल्ड कॉइन्स आर अवेलेबल इन डिनोमिनेशन ऑफ 5, 10, 20 ग्राम्स। तो आपको 5, 10 और 20 ग्राम की मात्रा में आप कह सकते हैं या 20 ग्राम का एक सिक्का आपको मिलता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, ए और डी। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, आप पोज करके इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जो पूछा गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में। इस बार प्रश्नों को हम हिंदी में पढ़ते हैं और प्रश्न में कहा गया है कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं वो डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट है या डब्ल्यूटीओ का जो हमें रूल या रेगुलेशन मिलते हैं उनके तहत और भारत का भौगोलिक संकेतक माल अधिनियम 1999, इन दोनों के तहत जीआई किसी एक चीज़ को दिया जाता है। जीआई देने का मतलब है जैसे कि चंदेरी सोल हुआ या फिर आप देखें दार्जिलिंग की चाय हुई, इनको जैसे जीआई मिला है तो वो जीआई किसके तहत मिलता है वो पूछ रहा है प्रश्न। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है। फिर बात करता है कि एक बार जीआई अगर टैग मिल जाता है तो वो 10 साल के लिए वैध है। ये बात भी सही है और उसके आगे भी उसको नवीनीकृत किया जा सकता है। ये बात सही है, आप उसको आगे वापस से रिन्यू कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन इज दैट कि जीआई का जो उपयोग है क्या अगर उस एक स्पेसिफिकल जियोग्राफिकल लोकेशन से बाहर भी उसी एक चीज़ का नाम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रह के दार्जिलिंग की जो चाय है उसको उगा के वहाँ पे आप दार्जिलिंग चाय नाम रखिए तो क्या वो अलाउड है? वो अलाउड नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है। देन फोर्थ स्टेटमेंट इज दैट वाणिज्यिक मंत्रालय के अंडर आता है आपका सीजीपीडीटीएम, जिसको हिंदी में बोलेंगे आप पेटेंट्स डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का नियंत्रक एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर वो आपको मिलेगी चेन्नई में। तो ये बात सही है। तो आपको ए, बी और डी यहाँ पे ऑप्शन सही मिलते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। देन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे जहाँ पे पूछा गया है आपको सोशल सिक्योरिटीज़ के एक स्कीम के
तहत प्रश्न बोला गया है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि इस स्कीम के तहत आपको जो 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ईपीएस पे करेगी एम्प्लॉयज़ का एम्प्लॉयर्स के थ्रू 8.33%। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज दैट कि ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंटेशन में लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, ये बात भी सही है। देन थर्ड इज दैट कि इसके जितने भी स्टेब्लिशमेंट हैं या फिर इस एक आप ये कह सकते हैं स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलाउड होंगी, तो वो कौन कौन सी होंगी, वो सारे के सारे स्टेब्लिशमेंट जो हैं वो रजिस्टर होने चाहिए ईपीएफ के साथ। किस एक्ट के तहत? ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत। ये भी स्टेटमेंट आपको सही मिलता है। चौथा स्टेटमेंट है कि यहाँ पे आपको श्रम सुविधा जो पोर्टल है क्या वो इस स्कीम से जुड़ा हुआ है, ये बात भी सही है, क्योंकि श्रम सुविधा पोर्टल के द्वारा ही आप जो ईपीएफओ का जो ये ईपीएफ एक्ट 1952 है इसमें अप्लाई करके अपने एस्टेब्लिशमेंट या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी और डी। तो डी इसका सही उत्तर हुआ और आप इसका जो हिंदी जो अनुवाद है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसका राइट आंसर ने देखा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब अगला जो प्रश्न है वो आपको पूछ रहा है आईईए के बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो ये बोल रहा है कि आईईए अपनी जो रिपोर्ट है वो एनुअली रिलीज करता है, तो ये बात सही है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिर दूसरा बोला गया है कि आईईए का सदस्य जो है वो भारत नहीं है, ये बात गलत है। आईईए का सदस्य जो भारत जो है वो उसका एक सदस्य है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज गिवन दैट कि इसमें देश भर में हर एक औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में मानवता के प्रयासों के लिए लागू हर एक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त सभी ऊर्जाएं शामिल हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो जो रिपोर्ट जारी करती है उसमें हर एक प्रकार की जो एनर्जी है क्या वो शामिल की जाती है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए हमने कहा कि इसका पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका मतलब जो आंसर है जो उसमें सेकंड जरूर आएगा, तो यहाँ पे बी और डी पॉसिबल नहीं है और फर्स्ट नहीं आएगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाता है 2 और 4। तो इट मीन्स आईईए जो है उसके बारे में कथन फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है और सेकंड और फोर्थ जो है वो गलत है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और प्रश्न पूछ रहा है हमें अकाउंटेंसी के बारे में और प्रश्न बोल रहा है कि What are the needs of making adjustments in preparing the final accounts? जब आप अंतिम लेखा तैयार करते हैं तो उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? तो उसकी ज़रूरत इसलिए है कि आप इंश्योर कर सकें कि जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो आपको सही एक ट्रुथ प्रोफाइल और ट्रू लॉस आपको वहाँ पे दिखाए, अर्थात आपके बिजनेस के अंदर कितना सही में फ़ायदा हुआ है और कितना सही में नुकसान हो रहा है वो आपको दिखा सके, इसीलिए एडजस्टमेंट किए जाते हैं, ये बात सही है। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट a proper recording of adjusting entries assist us to separate all the financial transactions into a year wise category, ये बात भी यहाँ पे सही है। then third statement is that it help us to record those adjustments which were left or committed and were not recorded in the accounts, it means अगर आपसे कोई एक एंट्री मिस हो गई है तो एडजस्टमेंट्स के थ्रू आप उस एंट्री को यहाँ पे दिखा सकते हैं और फाइनली आप अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं अकाउंट्स की। तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया गया है वो है इन दिस एनालिसिस एंड अपडेटिंग ऑफ अकाउंट्स डन आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये बात गलत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसको राइट आंसर होगा ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न फिर से आपको अकाउंटिंग से मिलेगा और प्रश्न बोल रहा है कि वाई डबल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड इन अकाउंटिंग, तो आप अकाउंटिंग में डबल सिस्टम क्यों देखते हैं? तो आप देखिए अकाउंटिंग में डबल सिस्टम होने का सबसे पहला रीजन जो है यहाँ पे देखेंगे, इट इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग थ्रू द ट्रायल बैलेंस डिवाइस। तो अगर आप डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी अकाउंटिंग की वो इंप्रूव होगी, ये बात सही है। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट इन द ट्रांजेक्शन या फिर इन दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विच
कैन बी इधर डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इस स्टेटमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे एक्सप्लेनेशन में। देन थर्ड स्टेटमेंट इज इट रिकॉग्नाइज दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, जहां पे हम हर एक ट्रांजेक्शन को दो तरीकों से देख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 3 यहाँ पे सही होगा। चौथा बोलता है इट इज यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल प्लान्स एंड डिसीजंस। ये बात भी यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट 3 एंड 4 ये तो यहाँ पे आपको सही मिलता है। अब सेकंड की बात करते हैं। देखिए, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर असेंशियल टू एंटर डेटा इन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो ये आप देखिए, इसीलिए यहाँ पे जो हमने बात करी है वो बोल रहा है कि इसमें जो लेन देन दर्ज किया जाता है, जो डेबिट या क्रेडिट लेन देन हो सकता है, तो जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर ये बी जो है ये सही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जिसमें 1/3 और 4th जो है वो सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं रिफॉर्म्स के बारे में, लेबर लॉज के बारे में जो प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न बोल रहा है कि आज तक जो इंडिया में लेबर रिफॉर्म्स हुए हैं वो क्या कहते हैं। तो लेबर रिफॉर्म्स विल यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी इन सच ए मैनर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। इट मीन्स आप इकोनॉमी को भी ग्रो करेंगे और एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज करेंगे, जबकि जो वर्कर्स है उनका जो इंटरेस्ट है उन सबको ध्यान रखा जाएगा। क्या यही बात इंश्योर करते हैं लेबर रिफॉर्म्स? तो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरा बोल रहा है कि लेबर लॉज वेल एक्सप्लेन्ड एंड देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनी रिफॉर्म्स। ये बात गलत है। अगर यही बात सही होती तो जो हमें आज़ादी के वक्त जो लेबर लॉज बनाए गए थे उनमें अब तक रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट वुड हेल्प इन इंक्रीजिंग वुमन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स एंड एड्रेस जेंडर बायस इन वेजेस। तो जो लेबर रिफॉर्म्स होते हैं उसके द्वारा हम जो जेंडर बाइसिंग है उसको भी हटा सकते हैं। कि ये बात सही है, ये बात सही है। तो यहाँ पे आपको पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही मिलता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेइंग दैट मैच द करेक्ट पेयर्स। तो पहला आपको दिया गया है जिसमें आपको कुछ रिफॉर्म्स दिए गए हैं, सामने उनके बारे में रिलेशनशिप पूछा गया है। पहला बोला गया है कि लेबर रिलेशंस जो हैं वो किसके बीच होते हैं। तो लेबर रिलेशन जो होते हैं वो वहाँ के यूनियन और वहाँ का मैनेजमेंट उन दोनों के बीच में होते हैं। तो फर्स्ट का जो मैच होगा वो होगा बी के साथ। देन सेकंड जो है ग्रुप रिलेशंस, वो होते हैं आपके जो वरियस ग्रुप्स होते हैं वर्कमेंस के, उनके बीच का रिलेशनशिप जो होता है उसको डिफाइन करता है। तो सेकंड जो है वो सी से मैच करेगा। देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ये आपको बहुत ही इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई, जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन दोनों के बीच का रिश्ता ही डिफाइन करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का रिश्ता। देन फाइनली कम्युनिटी रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशंस बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी। तो ए इसका सही मैच होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी सी डी ए, अर्थात बी इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछ रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। कब? जब उनकी जो फेलियर जो जो उनकी क्रॉप्स है वो फेल हो जाती है, उनमें इवेंट ऑफ फेलियर होता है, और वो भी कोई एक ऐसी नोटिफाइड क्रॉप जो पहले से बताई गई हो। और रीज़न क्या होना चाहिए उनका, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो, डिजीज़ हो, ये हो, तब उस सिचुएशन के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा ये एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा जो प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, वो भी अपने देश के तहत। तो यहाँ पे दो सेकंड और थर्ड जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। तो सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है किसके बारे में? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे जो लेबर्स काम करते हैं उनका किसी एक प्रकार की, एक आप ये कह सकते हैं किसी एक फ्लो के अंदर, या फिर एक उनका स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं होता है, या स्ट्रक्चर्ड उनका कोई एक पेमेंट बेस नहीं होता है। ऐसे लोग हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या उन लोगों को गिना जाएगा जिनका एम्प्लॉयमेंट का टर्म जो है वो रेगुलरली डिफाइन किया जाता है? ये बात गलत है।
फिर उसके बाद बोला है कि द वर्कर्स आर पेड ए फिक्स्ड अमाउंट, तो जिनको एक फिक्स अमाउंट हर महीने मिल जाती है, क्या उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गिना जाएगा? नहीं, उनको भी नहीं गिना जाएगा। देन एम्प्लॉय गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जिनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या उनको गिना जाएगा? उनको भी नहीं गिना जाएगा। गिना उनको जाएगा वो सेक्टर्स होंगे जो सरकार के भी कंट्रोल के बाहर हैं। तो सी जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक एग्जाम्पल है, तो सी इसका सही उत्तर हुआ। उसके बाद प्रश्न है साइंस के बारे में, और प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इजी आपको दिया गया है। प्रश्न दिया गया है 4 ग्रहों के बारे में, वीनस, मार्स और जुपिटर के बारे में, और उसके बाद है अपना मून जो उपग्रह है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे वीनस के बारे में कहा गया है कि इट हैज़ द हाईएस्ट क्या, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको परावर्तक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिलता है, किसके कारण? सबसे अधिक अल्बेडो हैं। यहाँ पे आपको परावर्तक सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके कारण सबसे ज़्यादा अल्बेडो मिलते हैं, जो इसके वातावरण को कवर करता है। तो शुक्र जो है वो बी से कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मंगल ग्रह की। उसके बारे में बात यह है कि इसकी सतह पर आपको लाल लोहे के ऑक्साइड के प्रचलित होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ये मंगल ग्रह के बारे में सही बात है। देन जो बृहस्पति है उसके बारे में सही बात यह है कि ये बिना किसी ठोस सतह के जटिल पैटर्न में ज़्यादातर गैस से और तरल घूमता से बना हुआ है, तो ये भी बात सही है। देन फाइनली मून के बारे में पता है कि इसमें पृथ्वी के साथ ज्वार, ये जो हम बात करते हैं टाइडल लॉकिंग जो है वो वो इसकी अर्थ के साथ है, इसकी अर्थ के साथ टाइडल लॉकिंग है। ज्वार ये जो आप एक लोक आप ये समझ लीजिए एक बॉन्डिंग आप समझ सकते हैं अर्थ के साथ, तो वो इसका आंसर होगा बी। देन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और प्रश्न पूछ रहा है फिर से साइंस के बारे में। तो देखिए पेरिजी क्या होता है और इसके अलावा एपोजी क्या होता है उसके बारे में समझिए। अगर कोई एक जो हम ग्रह मान लीजिए, उपग्रह मान लीजिए, तो जो अगर पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई उपग्रह चक्कर काट रहा है, और अगर उसका जो आप ये समझ लीजिए पेरीफेरी जो है, या फिर उसका जो काटने का जो चक्र है वो कुछ इस प्रकार है, तो धरती के सबसे नज़दीक वाला जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पेरिजी, और सबसे जो दूर वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एपोजी। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि पेरिजी क्या है, तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होता है तो वो ये कक्षा की पेरिजी पर होता है, एकदम सही बात है। और उपग्रह पेरिजी पर सबसे तेज होता है और एपोजी पर सबसे धीमे होते हैं, ये एकदम सही बात है। यहाँ पे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे बहुत कम होती है। तो सेकेंड और थर्ड जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आर्टिकल्स के बारे में। पहला यहाँ पे आपको पूछे गए हैं 4 आर्टिकल, आर्टिकल 79, 89, 85 और 88। तो जो 79 आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया है, तो उसमें कहा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा इंडियन जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम संसद की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं, सदनों की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहा गया है देयर शेल बी अ पार्लियामेंट विच शेल बी कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। ये बात कही गई है आर्टिकल 79 के अंदर, तो आर्टिकल 79 कनेक्ट होगा बी से। देन उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 89 की, जो कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द राज्यसभा मेंबर्स विल चूज डेप्यूटी चेयरमैन। तो जो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वो राज्यसभा के सभापति, और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके अलावा अगर उनको काम करना है, या फिर आप समझ लीजिए डिप्यूटी चेयरमैन जो है वो वहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो आर्टिकल है उसका राइट आंसर होगा सी। देन बात करते हैं आर्टिकल 85 की, वो बोलता है कि प्रेसिडेंट शेल समन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, अर्थात तो जो सदन है उनको मीट के लिए 6 महीने में बुला सकते हैं, और किसके लिए? प्रोपोगुलेशन और डिजोल्यूशन, अगर जो सदन है उसको भंग करना है उसके लिए भी बुला सकते हैं, और मीटिंग के लिए 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति बुलाने का हक रखते हैं। तो सी जो है वो कनेक्ट होगा डी से। देन फाइनली 88 आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्टिव हाउसेस, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बी सी डी ए यहाँ पे सही उत्तर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है गवर्नर्स के पावर को लेके, कि कौन गवर्नर जो होते हैं उनके पावर क्या है। तो देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इज रिकमेंडेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट व्हेन देयर द गवर्नर फाइंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज नॉट बीइंग कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात जो राज्य है
उसके अंदर जो सरकार चल रही है वो राज्य सरकार के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, ये बात जब राज्यपाल को लगती है तो वो राष्ट्रपति शासन के लिए आप ये कह सकते हैं सिफारिश कर सकते हैं, ये बात सही है। देन कहा गया है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 108 सदस्य नियुक्त करते हैं, सॉरी 1/8वां हिस्सा सदस्य जो हैं उनको नियुक्त करते हैं, ये गलत है, 1/6 करते हैं। देन थर्ड दिया गया है कि राज्य विधानमंडल में मनी बिल जो है वो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट सही है। एंड देन फोर्थ वन कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल जो हैं वो राज्य सरकार के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके चांसलर के रूप में काम करते हैं और वहाँ के कुलपतियों को नियुक्त करते हैं, तो ये बात भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है टैक्स अवॉइडेंस के बारे में, इकोनॉमी से ये प्रश्न उठाया गया है। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट जो है, क्या भारत ने ये एग्रीमेंट कई अन्य देशों के साथ कर रखा है ताकि जो लोग भारत के अंदर टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन करके दूसरे देशों में चले जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जा सके, ये बात एकदम सही है, इसीलिए इस एग्रीमेंट को किया गया है बहुत सारे देशों के साथ। फिर आता है यूएसए का फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, जिसे हम FATCA भी कहते हैं। अब ये प्रश्न बोल रहा है कि यूएस के बाहर और नेटो कंट्रीज के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो अमेरिकन है और अपनी इनकम छुपा रहा है तो उसको वापस कंट्री के अंदर लाने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया है। बात तो ये सही है, लेकिन यूएसए के बाहर सभी देशों के लिए ये सही है, नॉट ओनली फॉर द नेटो कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, लेकिन स्टेटमेंट में अगर नेटो कंट्रीज का नाम अगर हम हटा देंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। देन थर्ड वन इज दैट ग्लोबल फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स जो है उसमें 20 इंडिकेटर जो हैं वो मेजर किए जाते हैं और उसके बाद किसी एक कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सीक्रेसी कैसी है, वहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस कैसा है, वो उस आधार पे वो कंट्री जो है रैंक की जाती है और इसको बनाती कौन है, यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है होम रूल मूवमेंट के बारे में। तो जो होम रूल मूवमेंट था उसके बारे में कहा जाता है कि देयर वर 2 होम रूल लीग्स लॉन्च, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। देन उसके बाद बात आती है द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन वॉज द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट, तो ये दोनों ही बात यहाँ पे सही है, इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए गए हैं वो गलत हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4, वो होगा बी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न है यहाँ पे लड़ाइयों के बारे में और उनके बाद हुई संधि के बारे में। तो देखिए प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो ख़त्म हुई थी अलीनगर की संधि के साथ, तो A to C होगा, तो यहाँ पे C और D आंसर तो हट जाता है। उसके बाद बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वो इलाहाबादी संधि के साथ ख़त्म होती है, तो यहाँ पे सेकंड जो है वो D के कनेक्ट होगा। देन पहला जो एंग्लो मराठा युद्ध था वो ख़त्म होता है सालबाई की संधि के साथ, और दूसरा जो एंग्लो मराठा युद्ध होता है वो ख़त्म होता है देवगांव की संधि के साथ, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑल अक्रॉस द नेशन, भारत के हर एक हिस्से में खाद्य सुरक्षा के लाभों को प्रोवाइड करवाने के लिए कौन सी एक ऐसी जो योजना है वो लाई गई है, और वो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो बी इसका सही उत्तर है। अब ये बताइए उजाला योजना किसके लिए है, और उसका राइट आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है उसके बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि ये कब से लागू होगी और किस हिसाब से ये काम करेगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न पूछा गया है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का प्रश्न है, और प्रश्न है कि वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ, जो अगर एक बार बीमार हुआ और वो अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमने दिया है कॉन्वोलेसेंट, तो यहाँ पे ए यहाँ पे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है और उसमें कहा गया है कि हमें एक आइटम दी गई है उसके बारे में बताना है, उसकी मीनिंग बतानी है। एट द 11th आवर, अर्थात वो काम जब हम बहुत ही लेट कर देते हैं किसी एक काम को तब हम बोलते हैं एट द 11th आवर, अर्थात हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क्लोज बिहाइंड और सून आफ्टर समथिंग, नॉट टू बी अलर्ट ऑन अपॉर्चुनिटी, टू आस्क फॉर टू मच, ये गलत है और इसका राइट आंसर होगा बी टू लेट, तो इसका राइट आंसर हुआ डी। तो यहाँ पे हमने 20 प्रश्नों को सोल्व किया है, एक्सप्लेनेशन उनका दिया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।